पूरे सेशन को लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पर्ल वाइन ये सब नहीं है। तो चलिए हम सुनते हैं अमिताभ सर। नाम है राइट चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। मैं आपको वो एक्ट की तरफ ले जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मनी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट जरूर समझें। मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप पैसा जमा करते हैं और लगभग 10 मेंबर आप बनाते हैं, और जब इसी तरह से 10 मेंबर भी अपना पैसा जमा करते हैं तो परसेंटेज ऑफ शेयर देते हैं। आप सब लोगों को परसेंटेज ऑफ शेयर मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो सबसे पहले वाला पर्सन है उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है, और इस तरह से एक बहुत बड़ा पिरामिड खड़ा हो जाता है, और वो पिरामिड सिर्फ पैसों की बुनियाद पे चल रहा होता है। इससे क्या होता है, काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो इस तरह की कंपनियां भाग जाती है। दोस्तों, जब मैं आपको ये बात बता रहा था तो आपके मन में ये बात जरूर चलनी चाहिए, क्या पर्ल वाइन में पैसे आपके इकट्ठे होते हैं क्या? आपको, अगर आपने प्लान को गौर से सुना और समझा हो तो आपको पता है कि पर्ल वाइन में आप 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाते हैं, 100%। तो इसके लिहाज से पर्ल वाइन जो हमारा है वो किसी भी एंगल से मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन नहीं है। इसके अलावा कोई आपको ये भी कहेगा कि ये चिट फंड है, तो चिट फंड के बारे में एक आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझाता हूँ कि चिट फंड में क्या होता है कि कई सारे मेंबर्स बनते हैं और वो चिट डालते हैं। चिट मतलब पुर्जा समझ लीजिए, एक पुर्जा डालते हैं, और वो जो पुर्जे में जो जिसका नाम आता है लॉटरी सिस्टम के आधार पे उसको वो सारा पैसा मिल जाता है। क्या पर्ल वाइन में इस तरह का कुछ भी काम होता है? पर्ल वाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपने पैसा दिया और पैसा किसके किसके पास क्राउड फंडिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपके आंखों के सामने विद इन सेकेंड्स होता है। तो ये चिट फंड भी बिल्कुल नहीं है। चिट फंड एक्ट 1982 के द्वारा रेगुलेट होता है, तो आप इसको निश्चिंत रहें कि ये चिट फंड नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि पोंजी स्कीम है या पिरामिड स्कीम है या मेंबरशिप स्कीम है। तो इसके लिए मैं आपको मनी सर्कुलेशन का जो एक्ट है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं कि आखिर ये कैसे नहीं है। तो एक पीसीएमसी एक्ट है जिसका मैं नाम ले रहा था। तो सबसे पहले पीसीएमसी एक्ट को समझते हैं। दोस्तों, ये है प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978, एक्ट नंबर 43 ऑफ 1978। आप सब लोग इसको इनलार्ज कर सकते हैं ट्रैक करके। तो इसका सबसे पहले मनी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, सेक्शन 2B में है। मनी इंक्लूड्स अ चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मनी ऑर्डर। और मनी सर्कुलेशन स्कीम का मतलब भी समझ लीजिए, जो सेक्शन 2C में है वो कहता है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स एनी स्कीम by whatever name called for the making of quick or easy money or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money on any event or contingency relative or applicable to the enrollment of members into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entranced money of the members of such scheme or periodical subscription। मैं इसको हिंदी में बता दूं। मनी सर्कुलेशन स्कीम का ये यहाँ जो मतलब बताया जा रहा है कि इसका पहला उद्देश्य होता है क्विक और इजी मनी, बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाने का स्कीम होता है। इसमें आप किसी मनी, एनी मनी और किसी वैल्यूएबल थिंग जो किसी को पैसा देने के लिए प्रॉमिस किया गया है, इसमें आपको मेंबर्स के तौर पे बनाया जाता है। और जब आप यहाँ पे मेंबर बनते हैं और एक निश्चित फंड जमा कराते हैं, तब आपको मनी सर्कुलेशन, चूंकि एक मेंबर जो उसके ऊपर का मेंबर है उसको वो पैसा देता है, और उस सबसे ऊपर वाला जो है इस तरह से सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है। कुल मिला के इसी को मनी सर्कुलेशन स्कीम आप कहते हैं। तो आप पर्ल वाइन को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी तरह का
मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। और नीचे सेक्शन 2E में देखिए प्राइस चिट का भी मतलब लिखा हुआ है कि प्राइस चिट इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर व्हिच अ पर्सन कलेक्ट्स वेदर एज अ प्रमोटर। मतलब कोई एक आदमी होता है जो इसमें एजेंट होता है या प्रमोटर होता है, चाहे और भी किसी कैपेसिटी में हो, और वही पूरे का पूरा वो प्राइस चिट चलाता है। और एक लमसम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट में कंट्रीब्यूशन लेता है बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशंस और सब्सक्रिप्शन और बाय सेल ऑफ यूनिट्स, सर्टिफिकेट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स और इन एनी अदर मैनर एज मेंबरशिप फीस और एडमिशन फीस और सर्विस चार्जेस। मतलब प्राइस चिट अगर स्कीम होगा तो उसमें सभी लोग जो उस स्कीम के तहत वो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे, उनको एक मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, और तभी ये मेंबरशिप फीस दे दे के लोग मेंबर बनेंगे और एक निश्चित सम इकट्ठा करेंगे। फिर से उसमें यही बात होगी कि सबसे ऊपर वाला जो है ज्यादा पैसे कमाएगा। एक तरह का लॉटरी सिस्टम कहें, और कुल मिला के देखा जाए तो पोंजी स्कीम भी ऐसे ही मेंबरशिप स्कीम को कहा जाता है। आप पर्लवाइन की तरफ से इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। पर्लवाइन इस तरह का कोई भी स्कीम या स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के बाद आपके पास क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए कि हमारा पर्लवाइन किसी भी तरह का चिट फंड नहीं है, किसी भी तरह का पोंजी स्कीम नहीं है, मेंबरशिप स्कीम नहीं है, मनी रोटेशन नहीं है, मनी सर्कुलेशन नहीं है, इस तरह का कोई बात नहीं है। एक बात जो सबसे कई लोगों के मन से मैंने सुना है, लोग हमारे टीम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये बिजनेस भारतीय संविधान के अनुसार मान्य है। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इसकी क्लैरिटी हो आपके पास। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और आपके बीच में ये आर्टिकल 19 का सेक्शन 1G, मैं चाहता हूं कि आप आर्टिकल 19 का सेक्शन 1G पढ़ें। इसमें क्या लिखा है? टू ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चूज कर सकता है, किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकता है, एक्सेप्ट समथिंग कंटेन इन आर्टिकल 19(6). मतलब 19(6) कहता है कि गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट कोई भी काम करेंगे, ऐसा कोई भी प्रोफेशन करेंगे जिससे गवर्नमेंट के सॉवरेनिटी को खतरा हो, मतलब जैसे वही बात हो गई बम बनाना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, इस तरह का जब आप कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी स्टेट उसको बैन करेगा और आपको जेल भी हो सकती है। और पर्लवाइन में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का कोई भी काम नहीं होता, और पर्लवाइन पूरे के पूरे क्राउड फंडिंग पे बेस्ड है। तो ये 19(1G) मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं कि जब बिटकॉइन को बैन किया गया था, आप सबको पता हो कि 2018 में बिटकॉइन बैन कर दिया गया था, तो इस पे जब फैसला सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को फैसला सुनाया था। ये देखिए रिट पिटीशन नंबर 528/2018 है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो WP सिविल 373/2018 का ये है, जिसमें RBI ने जो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था उस पे ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। 180 पेज का ऑर्डर है जिसमें कई सारे एक्ट्स का हवाला दिया गया है। और जब आप इसका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिटरेट किया है, इस बात को दोहराया है कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है अपने सिटीजन को सेक्शन 19(1G) के तहत, उसका वायोलेशन होता है इस बैन से। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कोई रेगुलेशन लेके आए, ना कि इसको बैन कर दे। और यही वजह थी कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैन था उसको इलीगल करार दिया। तो दोस्तों ये जो 19 का 1 का G है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान आपको इजाजत देता है। और ये आर्टिकल 19(1G) इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान रखें। देखिए लोग, तो जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो लोग आपको तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत लोगों को ये बिजनेस प्लान बताने से हिचकते भी हैं। कई लोग होंगे जो हिचकते हैं, जो लोगों को शर्म से नहीं बताते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि शर्म करते हैं, जो बड़ा इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं आखिर किसी को ये बिजनेस क्यों बताऊं। तो दोस्तों, ये शर्म करने की बात बिल्कुल नहीं है, आपको गर्व करने की बात है। मैं आपको WHO का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये बहुत जरूरी है आप सबको और हम सबको जानना कि WHO ने अभी 2 दिन पहले इस पे हमारे ऑफिस में बकायदा मीटिंग भी हुई, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। WHO ने कहा कि हम लोगों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये कोविड 2022 तक रहा, और वैक्सीन तो 2022 तक भी आने की उम्मीद 2022 तक आने की उम्मीद है, 2021 तक आने की उम्मीद भी नहीं है। जो फॉकी है साइंटिस्ट, आप जानते हैं, जो अमेरिका का है, उसने भी कहा कि सच अ सिचुएशन कुड अकर बाय द एंड ऑफ 2021 और इन द स्प्रिंग ऑफ 2022। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म होने वाला है क्या? दोस्तों, कोरोना का इफेक्ट तो इतना है और बेरोजगारों की संख्या तो इतनी हो चुकी है कि अब कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी को ये बिजनेस बताने जाएंगे और जब आपको लोग ज्वाइन करते हैं तब तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ना बिल्कुल हार्ट रेट की तरफ फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक ज्वाइनिंग होती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, कोई एक ने मना कर दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। तो जो लोग आप पे ताने कसते हैं ना, जो लोग आप पे फप्तियां कसते हैं, उनको आप एक लाइन जरूर बोलना। मैं अपनी तरफ से ये लाइन पहले बोलता था, जब 1-2 लोगों ने मुझे मना किया तो उनको ये बात कहता था, और आप भी गांठ बांध लीजिए कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। इस सोच के साथ, इस पक्की बुलंद इरादों के साथ, इस बुलंद हौसलों के साथ आपको और हमको इस परलवाइन सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि क्या ये बिजनेस भारतीय संविधान के अनुसार मान्य है या नहीं है, और इसमें मैंने आर्टिकल 19(1)(g) आपको कोट करके बताया, और ये भी बताया कि भारत में आप ये बिजनेस कर सकते हैं।